गाइस, मैं फिर से इस बार लाई हूँ भारत की संविधान की प्रस्तावना। ओके, तो प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं प्रीएम्बल और उद्देशिका। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमारे पास प्रस्तावना क्या है या उद्देशिका क्या है, प्रीएम्बल क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल। तो जैसे हमारे बुक में एक शुरू में कंटेंट का पेज बना होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि बुक के अंदर, यानी कि बुक के अंदर जो पेजेस हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, एक समरी टाइप से बुक का। तो वही सेम चीज़ इसके साथ है। हमारे संविधान को बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या उसमें चीज़ें अंदर होने वाली है, सारी चीज़ें हमको प्रस्तावना में ही पता चल जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि मतलब वही समरी, जैसे मैंने आपको बताया, इसका मीनिंग तो यही हो गया कुछ, जैसे बाद में मैं बताऊंगी कि इसको आत्मा कहा जाता है संविधान की, इसको कहा जाता है की, मतलब कुंजी कहा जाता है हिंदी में। तो अब दूसरी चीज, प्रस्तावना कैसे बनी, मतलब कि जब इतनी बड़ी बुक बना रहे हैं तो देखो, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट बनाना तो जरूरी है। तो उसी तरीके से प्रस्तावना कैसे बनी, इसमें दो देशों का नाम आता है हमारे पास। पहला आता है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, ऑस्ट्रेलिया से हमने संविधान की भाषा ली है। जो हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की भाषा ली है हमने। तो और अमेरिका, अमेरिका से हमने ये प्रस्तावना वाला कॉन्सेप्ट लिया है कि हाँ, एक मतलब प्रियम्बल या प्रस्तावना उद्देशिका होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, बट ऑस्ट्रेलिया से हमने इसकी भाषा ली है कि उसमें कैसे शब्द होने चाहिए, कैसे लिखा होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने इसको संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। उसके बाद मतलब संविधान बना था हमारा, 1949 में पूरा हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। जैसा आपने पढ़ाई होगा हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में, तो पहले ही पेज पे यही होता था, तो आप सबको भी पता ही होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इसमें इसके बाद इनके सिग्नेचर भी शायद हैं। तो ये प्रस्तावना किस दिन अपनाई गई वो हमको इसमें पता चल रहा है कि हाँ, इस दिन ऑफिशियली इसको अपनाया गया। किस दिन? 26 नवंबर 1949। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इसका क्या सबूत है 26 नवंबर 1949 को। तो मेन हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि हमारे प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है, इतनी बड़ी तारीख लिखी हुई है। ठीक है, इस दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, अब इसके अंदर है कि अब इसके हम बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मतलब कि हर एक 2-3 वर्ड्स का एक मीनिंग है, या एक सिंगल वर्ड्स का भी एक एक मीनिंग है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है कि प्रस्तावना में जो शब्द से पहले लिखा था, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जो है, यहाँ पे स्रोत है। संविधान को शक्ति मिल रही है, किससे मिल रही है? हम भारत के लोग या भारत की जनता, हम लोग से। ठीक है, हम उसको सर्वोपरि, सर्वोच्च बनाते हैं, हम उसको देश का सबसे बड़ा कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संविधान का स्रोत या शक्ति, या संविधान की शक्ति का स्रोत अगर पूछते हैं कभी भी क्वेश्चन में, तो हम ये बोल सकते हैं कि भारत के, हम भारत के लोग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उसके स्वरूप की। उसका स्वरूप कैसे हमको पता चलता है कि अंदर क्या क्या चीजें हमको मिलने वाली है संविधान में। तो जो प्रस्तावना में लिखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण यानी कि पूरी तरह से, प्रभुत्व यानी कि जो अपनी मर्जी से काम कर सकता हो, संपन्न मतलब कोई भी काम, वही तीनों का मिला के ये मतलब है कि अपने अंदर, देश के अंदर के या देश के बाहर के किसी भी मामले में हम अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं।
ठीक है, अपने संप्रभु, मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, संप्रभु राष्ट्र भी बोलते हैं हमारे भारत को। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे ऊपर हम किसी का और देश का या किसी बाहरी ताकत का दबाव नहीं मानते, हम अपने आंतरिक या बाहरी मामलों में खुद से डिसीजन लेते हैं, ये चीज है। उसके बाद शब्द है समाजवादी। समाजवादी को समझने के लिए हमको थोड़ा यूरोप साइड से जाना पड़ेगा, बट वहां पे समाजवादी का मतलब संघर्ष में आ जाता है कि मतलब सबको एक सा होना चाहिए और वो सब। हमारे यहाँ पे क्या है कि समाजवादी में सबको एक सा होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब लड़गुत के, मतलब लड़के नहीं, मतलब है कि आपसी समझ से, आपसी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उससे हमको मतलब एक दूसरे को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने आप को या और किसी को ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। हमारे मतलब देश का कोई धर्म जाति नहीं होगी, लेकिन वहाँ के लोगों की होगी। तो इसीलिए धर्म हमारे यहाँ पे, इसीलिए 3 न्याय की बात करी गई है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसमें कहीं धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं। ओके। उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक। ये आपको पता ही है कि लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ओके। उसके बाद है गणराज्य या गणतंत्र। इसमें क्या है कि सेम मीनिंग आता है लोकतंत्र वाला इसका, बट अगर हम ज्यादा डीपली जाते हैं, ज्यादा गहराई से इसका अर्थ समझते हैं, तो क्या होता है कि इसमें है कि जो भी सत्ता का प्रमुख होगा, जो भी वहां पर व्यवस्था का प्रमुख, सत्ता का प्रमुख होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा या प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जो भी बनेगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा या जनता के द्वारा चुने गए लोगों से चुना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो कि गणतंत्र और लोकतंत्र में सिर्फ माइनर सा फर्क है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है कि गणतंत्र में का मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि वहां पे मुखिया जो होगा या सत्ता प्रमुख होगा वो कोई वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है, हो गए तो ओके। मैंने आपको ये बताई थी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। चलो, प्रस्तावना का उद्देश्य में हमारे अब जो बाद वाले शब्द थे न्याय, बंधुता, वो चीजें आती हैं, ठीक है। क्या है कि न्याय, न्याय को जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 उसमें बताया गया कैटेगरीज में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब समाज में सबको बराबर समझा जाएगा, आर्थिक रूप से सबको बराबर समझा जाएगा, मतलब किसी को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब हम ये नहीं करेंगे भाई तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, नहीं, सबको हम बराबरी का अधिकार देंगे। ये है न्याय। न्याय में, न्याय के लिए, न्यायपालिका के लिए सब बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, फिर वो किसी भी तरह का न्याय हो। लेकिन हम धार्मिक न्याय की बात नहीं करते क्योंकि हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, ठीक है। अगर हम इसमें भी और डीपली जाते हैं तो समाज में सबको मतलब समान माना जाएगा। और फिर आता है आर्थिक, तो आर्थिक न्याय से भी वही है कि आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार जैसी योजनाएं चलाती है कि मतलब जो निचले तबके हैं या जिनकी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वो थोड़ा सा ऊपर उठ सके, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है कि न्यायिक न्याय। हाँ, न्यायिक। तो न्यायिक क्या है कि सब वही न्यायपालिका के सामने सब इक्वल है। न्याय में यही है। राजनीतिक क्षेत्र में भी सबको समानता है, मतलब कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप ये हो तो आप नहीं लड़ोगे, आप ऐसे हो तो नहीं लड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का आपको पता ही है कि मतलब फ्रीडम है, बट एक होता है ना कि लिमिट्स हैं। आपकी फ्रीडम वहीं तक है जब तक आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, दूसरे के अधिकारों को, दूसरे की मतलब अपनी सीमाओं को नहीं लांघ रहे हो। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अपनी लिमिट्स में हो तो ओके। वो भी इसलिए ताकि आप अपना विकास कर सको और आपके विकास से देश विकास करेगा। मीनिंग ये होता है कि अगर हम तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। मतलब अगर हमारे देश से कोई कुछ मेडल जीत के लाता है तो पूरी दुनिया में नाम होता है इंडिया से जीता है, उस बंदे ने इंडिया से ये मेडल जीता है, या फर्स्ट रैंक इंडिया की आई है, ऐसे नाम होता है। नाम बहुत कम याद होते हैं बट देशों के नाम ऐसे ज्यादा होते हैं। तो देश इस तरीके से तरक्की करता है कि कोई बिजनेसमैन है या कोई इंडस्ट्री है इंडिया की, वो पूरे देश में फैल रही है, तो वहां पे ये होता है कि ये मेड इन इंडिया है। जैसे हमारे यहाँ आजकल चाइना वाला चला था लास्ट में वो सारी चीजें। उसके बाद आती है बात समता की, यानी कि समानता की।
ये तो आपको पता ही है, हम लोग, हमारा संविधान समानता की बात करता है कि भाई सब हमारे लिए समान है, कोई बड़ा छोटा, जाति धर्म किसी भी हिसाब से हम भेद नहीं करते किसी भी तरह से, ठीक है। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा। इसका मतलब है कि कोई भी आदमी अपने जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जी सकता है, कोई मतलब रोक टोक करेगा नहीं, कोई आप आराम से जी सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, आप इधर उधर कहीं भी आ जा सकते हो। एंड नेक्स्ट इज राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। देखो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर वाला मामला जब हुआ था, जब अभी तक ये होता है कि हम तो वापस लगवाएंगे ये 3 सूत्र। अरे आप कहाँ से लगवा लोगे भाई, यहाँ पे पढ़ो तो सही, संविधान में आके लिखा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, आप भारत से अलग नहीं हो सकते हो, कैसे भी नहीं हो सकते अलग, ध्यान रखो इस बात को। तो आप ये देखो, राष्ट्र की एकता और अखंडता, हमारा काम है कि हम अपने राष्ट्र को एक बना के रखें, क्योंकि आपको पता ही है जितना बल मुट्ठी में होता है उतना उंगलियों में अलग अलग नहीं होता। तो भाई अगर आप अलग जाते हो तो फिर आपका भगवान मालिक है। एक बार देख चुके हो, जब आजादी के टाइम पे बेचारे राजा जी ने ही कैसे और कैसे अपनी जान बचाई थी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, पता चले, तो देखते हैं। तो हमको काम करना चाहिए इस चीज़ पे। देखो जितने ज़्यादा हम एजुकेट होंगे ना इन चीज़ों को लेके, हम जितना ज़्यादा अवेयर होंगे, उतना हम इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, और 2 लोगों को, कम से कम 2 लोगों को और समझा पाएंगे जो हमारी बात सुनने को तैयार है। अदरवाइज जो सुनना ही नहीं चाहते, जो समझना ही नहीं चाहते, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोशिश ऐसी करो, ऐसे लोगों को समझाओ जो समझने की कोशिश करें या समझना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बंधुता। देखो हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, जो ये लड़ाई झगड़े या दंगे फसाद होते हैं वो ना हो। देखो क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं जो ये दंगे फसाद या गलत काम करते हैं ना, आप एक बात कभी भी देखना, जो लोग कमा के खाने वाले होंगे ना, वो कभी भी रोड पे गलत रीजन से नहीं उतरेंगे, और जो फ्री होंगे वो हर जगह पहुंच जाएंगे। मोस्ट ऑफ द इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा है कि कोई 100-100 रुपए देके रैली में जा रहा है, कोई 500-500 मिल रहे हैं तो जा रहे हैं। अरे भाई वो कमाई कर रहे हैं वो लोग तो, लेकिन आप अपनी समझ से काम करो ना। आपके यहाँ पे जो डेवलपमेंट करवा रहा है, जो काम कर रहा है बंदा, उसको वोट दो, सिंपल। आपको मतलब नहीं है, आप निचले स्तर से सोच के देखो, जब हमारे लेवल पे अगर कोई काम कर रहा है तो हम तो उसी को वोट देंगे ना भाई। मतलब इस बार इस वाले नेता ने हमारी सड़क बनवाई है, ठीक है, ठीक है, इस नेता ने हमारा ये वाला काम भी करवाया, ओके। इसका राज आने से हमारे यहाँ पे जैसे दिल्ली में अभी हुआ है कि मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, मतलब काफी डेवलपमेंट हुआ है। तो उसके बाद लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, जब ये मेरा बिजली का बिल माफ कर रहा है, ये मेरा पानी का बिल माफ कर रहा है, तो और क्या चाहिए मेरे को। आपने 6-7 हजार तो आम जनता का वैसे ही बचा दिया, तो वोट तो आपको मिलेगी। और सेकंड थिंग इज, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बोनस पॉइंट्स। तो सबसे पहले प्रस्तावना जो है अमेरिका ने अपनाई थी अपने संविधान के लिए। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी संघ केस 1960 का केस है ये, में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसे संविधान संशोधन से बदला नहीं जा सकता। मतलब इन्होंने मान लिया कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, तो इसको हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते, इसमें अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ कि इसने, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना डिसीजन बदला 1973 में। कब? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको कभी समझाऊंगी किसी वीडियो में। 1973 में, लगभग 13 साल बाद ये फिर से इन्होंने अपना डिसीजन बदला। तो क्या था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें हम संशोधन कर सकते, लेकिन हम इसके मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो हमको अधिकार उसमें दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें दी गई हैं, उनको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बहुत सोच समझने के बाद वो संविधान बना है। सोच के देखो, आपके माइंड में 2 साल 2.5 साल तक दिमाग में यही चलता रहे, संविधान संविधान, तो बहुत सोच समझ के लिखा गया है, वो भी इतने सारे लोगों ने, मतलब इसलिए। और अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन संशोधन हुआ था, ठीक है, वो था 42वां संशोधन 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। इनके मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। फिर है 42वें 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्यों?
देखो जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट में आपको बताया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं, मतलब इनकी एक्सप्लेनेशन जितनी आप करो उतनी कम है, तो इसी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर है कि इसको आपातकाल का तोहफा और इंदिरा का संविधान भी कहते हैं। किसको? 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि बहुत सारे संशोधन हो रहे थे उस टाइम पे, राजनीतिक उथल पुथल इतनी थी, मतलब मैं कभी वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ के बारे में, मैंने पूरा पढ़ा था काफ़ी अच्छे से, तो कभी बताएंगे। ओके, उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या करने में कर सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है, बट उसके पास भी इतनी पावर नहीं है कि उसको छेड़छाड़ कर सके उसके साथ, ठीक है। तो इसलिए इसको रखवाला भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रखवाला या गार्जियन कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी याद आई है, प्लीज आप नोट डाउन कर लो। ओके, और पूरा आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप कॉपी पेन लेके बैठो, आराम से नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो अपने बनाए अलग ही बात होती है। ओके, फिर वही प्रस्तावना से हमको एक डेट पता चलती है जो है 26 नवंबर 1949, ठीक है। उसके बाद है कि संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। ये क्वेश्चन कई बार फंस चुका है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि संघीय शब्द का प्रयोग है या नहीं। नहीं है संघीय शब्द का प्रयोग, हमारे में एकता और अखंडता का आता है जिक्र, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी संघीय व्यवस्था है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, ओके, अनुच्छेद 32 को, जो अनुच्छेद 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। देखो दो तीन लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका हमको याद करना पड़ता है, तो ये पॉइंट्स आपको एज इट इज याद ही करने होंगे। उसके बाद है एन के पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा था, परिचय पत्र कहा था, ठीक है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था, मतलब कि ये लंबे टाइम तक चलने वाली है चीज, ऐसा किसने कहा था? अय्यर साहब ने, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। देखो मैं अपनी समझ से आपको पढ़ा रही हूँ, जैसा मैं पढ़ती हूँ और जो मेरे थोड़े अपने व्यूज होते हैं मैं इसमें ऐड करती हूँ। अदरवाइज आप अपने व्यूज बताओ मेरे को, आप क्या सोचते हो इन चीज़ों के बारे में, और कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, gsblog.in पे जा सकते हो। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।